इमेजिन एक ऐसी जगह जो इस दुनिया से कहीं छुपी हुई रहती है, इन हिमालयस की गहराइयों में कहीं खोई हुई। एक ऐसी जगह जो समय की पकड़ से भी परे हो, जो लाइफ को एक अलग तरह से जीना सिखाती है। कुछ लोग इसे द लास्ट शांग्रीला भी बोलते हैं। दिस इज द किंगडम ऑफ भूटान, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। मेरी भूटान की इस जर्नी की स्टार्टिंग काफ़ी पहले से होती है, करीब 150 किलोमीटर पहले से। भूटान को इस तरह एक्सपीरियंस करना मेरे लिए एक सपने की तरह था, और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने करी एक 4 घंटे की बस जर्नी। वेस्ट बंगाल की सिटी सिलीगुड़ी से ये बस जर्नी होते हुए जाती है हाशिमारा के इन सुंदर टी एस्टेट्स के थ्रू, और इन रास्तों में कहीं मुझे दिखती है इन फॉग से ढके हुए हिमालयस की पहली झलक। और इस जर्नी के 2 काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे, वो थे मेरे भूटान के गाइड्स। दिल्ली से दिल्ली का मौसम कैसा है अभी? बारिश हो रहा है? गरम बारिश नहीं हो रहा है? कम में कभी कभी हो रही है। करीब पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद इन ऊंचे पहाड़ों की दूसरी साइड एक जगह वेट कर रही थी, एक ऐसी जगह जो छुपाए हुए एक सपने की तरह थी। अ प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ अपीयर टू मीट। भूटान की सबसे सुंदर जगहों में से एक दिस इज द वैली ऑफ पारो, और इन हिमालयन वैलीज के बीच बसा ये हिस्टोरिक टाउन करीब 7200 फीट की एलिवेशन पर फैला हुआ है। और यहाँ आते ही एक ऐसी साइड दिखती है जिसको अनदेखा करना बहुत ही मुश्किल है। दिस इज द रिनपुनजोंग, इस वैली की एक हिस्टोरिक मॉनेस्ट्री जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आपको इनवाइट कर रही हो वक्त में पीछे ले जाने और अपनी हिस्ट्री बताने। इस जोंग को बनाया गया था करीब 1646 में बाय भूटान्स यूनिफायर, और इस जोंग का उस वक्त मेन यूज था भूटान को इन्वेजन से बचाना। और इस बिल्डिंग को देखकर लगता भी नहीं ये करीब 400 साल पुरानी है। ऐसा लगता है मानो नेचर ने इसे खुद ही प्रिजर्व कर रखा है। और पारो की ब्यूटीफुल वैली के सेंटर में यह है पारो एयरपोर्ट, जो भूटान को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो एक सुंदर सी पेंटिंग जिंदा हो गई हो। और इस सुंदर पेंटिंग की एक डेंजरस साइड भी है। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से पारो इंटरनेशनल इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स टू लैंड एट।
इस वैली में जहाँ के पहाड़ों की हाइट ऑलमोस्ट 18,000 फीट तक है, ये एयरपोर्ट लोकेटेड है 7,300 फीट अबव सी लेवल पर, जिसे चारों डायरेक्शंस में ये क्लिफ सराउंड करती है, मेकिंग इट बोथ ब्यूटीफुल एंड डेंजरस। इन पहाड़ों के बीच कई दिन तो बिता लिए थे मैंने, लेकिन मेरा एक सपना बाकी था। तस्वीरों ने, कहानियों ने मुझे इस जगह से वाकिफ़ तो कर दिया था, लेकिन उस पल को जीता तभी तो वह सपना पूरा होता। तो बस अपना बैग लेकर मैं निकल गया इस मोनेस्ट्री को ढूंढने। इट इज सेड दैट दीज टेल्स दे टेस्ट योर बिलीफ। तो तात्संग मोनेस्ट्री एक 10,300 फीट पर बनी हुई मोनेस्ट्री जाने का रास्ता आसान कहाँ ही होगा। इन सदियों पुराने जंगलों के बीच एक 8 किलोमीटर की ट्रैक, जिसे पूरा करने मैं निकला था। इन कई साल पुराने पेड़ों को देखकर कुछ ख्याल आ रहे थे मेरे मन में कि ये स्वेट, ये स्ट्रगल सिर्फ मोनेस्ट्री की एक झलक के लिए था, या ये जगह इन शांत पलों में मुझे कुछ और समझाना चाह रही थी। Along the way, you'll encounter these old prayer flags, जो न जाने किसने लगाए थे, कब लगाए थे। शायद यही कुछ कह रहे थे मेरे से, शायद इस चेक का कुछ दूसरा मीनिंग बता रहे थे। जैसे मुश्किल रास्ते मुझे कहीं गाइड कर रहे हो, मुझे कुछ समझा रहे हो कि लाइफ की परेशानियों से भी बढ़ते जाना, और आगे बढ़ते बढ़ते ये ना भूल जाना कि हमारी मंजिल कहाँ है। और ये सवाल जवाब करते करते मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं अपनी खुद की मंजिल के कितनी पास आ चुका था। (10,240 फीट पर इस क्लिफ पे 1692 में बनी हुई ये मोनेस्ट्री भूटान की सबसे सिग्निफिकेंट मोनेस्ट्रीज में से एक है। माना जाता है 8th सेंचुरी में द ग्रेट बुद्धिस्ट मास्टर गुरु पद्मसंभवा अराइव्ड ऑन अ बैक ऑफ अ टाइगर, hence signifying its another name, Tiger's Nest. माना जाता है यहाँ के केव में उन्होंने मेडिटेट किया था for 3 years, 3 months, 3 weeks, 3 days and 3 hours, और उन्होंने ही भूटान में बुद्धिज्म की फाउंडेशन भी बनाई। ओवर द सेंचुरीज ये जगह भूटान के लोगों के लिए एक पिलग्रिमेज साइट की तरह है, और यहाँ जो भी आता है वो यहाँ की हिस्ट्री से बहुत ही खूबसूरती से वाकिफ भी होता है। इस मोनेस्ट्री में एक अलग तरह की कामनेस फील होती है। ये मोनेस्ट्री लोगों के दिलों में एक बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग जगाती है, जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। पारो से 120 किलोमीटर दूर इन वाइड ओपन वैलीज में यह है भूटान की पुरानी कैपिटल सिटी फुनाखा। इन फुनाखा देयर इज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री वेयर पास्ट इज वोवन इनटू दिस लैंड। जहां पारो में आप सारा टाइम इन ऊंचे माउंटेन से सराउंडेड होते हो, यहाँ फुनाखा की इन ओपन वैलीज में लाइफ एक स्लो तरह से जी जाती है। यहाँ आते ही एक चेंज महसूस होता है। यहाँ लाइफ की रिदम थोड़ी वाइब्रेंट लगती है। इट्स स्टिल डीपली रूटेड इन ट्रेडिशन। इस ब्यूटीफुल वैली के सेंटर में यह है फुनाखा सॉन्ग, एक बहुत ही मैजेस्टिक और इंस्पायरिंग फोर्ट्रेस जो बनाया गया था 1637 में बाय द ग्रेट यूनिफायर ऑफ भूटान। और यहाँ मुझे रहते वक्त कुछ लोगों से ये भी पता चला कि इस जोंग का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज
द पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। इनफैक्ट यहीं पर ही 1907 में द फर्स्ट किंग ऑफ भूटान उकिन वांगचुक was crowned, marking the beginning of the Wangchuk dynasty, a movement that shaped the future of this peaceful kingdom. ये जगह एक बहुत ही अलग फीलिंग डिलीवर करती है, जैसे ये जगह यहाँ की हिस्ट्री को अभी भी संभाल के रखती है। यहाँ का पास्ट अभी भी अलाइव फील होता है, जैसे कहीं ना कहीं ये वैली अभी भी इस जगह को खुद में जिंदा रखती है। और फुनाका को इतना सुंदर बनाने का एक मेन कंट्रीब्यूशन है ये रिवर्स, और इसी वजह से पूरी वैली में ये राइस फार्म्स एग्जिस्ट करते हैं। द फो एंड मोचो रिवर्स पूरी वैली को एक बहुत ही सुंदर लैंडस्केप बना देती है। और जैसे जैसे ये रिवर्स फ्लो करती है अपने मीटिंग पॉइंट पर नियर फुनाका जोंग, ये कहीं ना कहीं याद दिलाती है that the flow of life is ever changing yet timeless. शायद यहाँ सक्सेस वेल्थ से नहीं देखी जाती, शायद यहाँ सक्सेस देखी जाती है खुशियों से। ऐसा लगता है यहाँ हर दिन एक पर्पस के लिए आता है, यहाँ हर इंसान जीने के लिए जीता है। इस तेज बदलती हुई दुनिया में हम ये वैल्यूज कहीं ना कहीं खो रहे हैं। क्या हमें सही में इतनी चीजें चाहिए खुश रहने के लिए, या शायद हम सादगी में जीने की खुशी ही भूल चुके हैं। इस लाइफ की रेस में भागते भागते हम खुद से ये पूछना ही छोड़ चुके हैं कि आखिरकार हम अपनी इस लाइफ में हासिल करना क्या चाहते हैं। फिर आखिरकार अपनी इस ट्रिप के लास्ट कुछ दिनों में मैं था भूटान की कैपिटल सिटी थिम्फू में। वायलेट में भी भूटान लार्जेस्ट सिटी थिम्फू एक पीसफुल सेंचुरी से कम नहीं, जहाँ की पॉपुलेशन अभी भी और सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। थिम्फू ने इस तेज बदलती हुई दुनिया में अपना एक चार्म मेंटेन कर रखा है। यहाँ के ट्रेडिशंस बस प्रिजर्व नहीं करे जाते, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं। यहाँ के ये माउंटेन्स बहुत ही सुंदर हाइकिंग ट्रेल्स ऑफर करते हैं, और यहाँ से थिम्फू का एक ऐसा व्यू आता है जिसे देखकर ये जगह एक सपने से कम नहीं लगती। और थिम्फू की इस वैली को ओवरलुक करता हुआ ये है द फेमस बुद्धा स्टैचू। अंदर का जो मंदिर है ना, मंदिर जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो भी अभी इनकम्प्लीट है। वो अंदर में जो भी काम है, जैसे कि इनकम्प्लीट पेंटिंग है ना, वो वगैरह कर रहा है, चल रहा है। यस। तो उसका जो हाइट है ना, हाइट लगभग 169 फीट है। Oh yeah, big. Yes, This place, yes. this place or this place? इस वाला पता है। This. यस। यहाँ इस बुद्धा स्टैचू में करीब 1,25,000 स्मॉल बुद्धा स्टैचूज है, जो इस जगह को एक अलग ही सेंस ऑफ कामनेस देते हैं। और ये स्टैचू सिर्फ एक लैंडमार्क नहीं, बल्कि ये भूटान की सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। अ नेशन वेयर पीस एंड हैप्पीनेस इज सुप्रीम। है ना, मतलब एक्चुअल में जो स्तूपा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी, स्पीच एंड माइंड। ये रिप्रेजेंट करता है एक जैसा कि पुराना ज़माने में जब बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री और डिमार्केट करने के लिए इस तरह का स्तूपा भी बना के रख देता था। ये इंटरैक्टिव म्यूजियम बहुत ही खूबसूरती से भूटान की लाइफ का एसेंस कैप्चर करता है, जहाँ आने वाले हर इंसान को इस कंट्री की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज मिलती है। Split the throat at age of 17, so he's the youngest king in history.
And you see our Fortune is still alive right now as well. He's 68 years old. 60? And 68. 68. Yes. And he has passed on his throne to his eldest son in 2006. And this is the current and the fifth king, His Majesty Jigme Kesar Namgyalwangchuk. I think you know him, right? Yes. Sword and the shield, they were the only means to fight in war in the olden day. But this sword, we still use it in the modern day, and this is a symbol of authority. Only the higher officials use the sword. So if you see somebody hanging the sword over here, on the right side, it means there's somebody high like the royal family, ministers, cabinet members and all. And we call this sword as pata. So he's like the angel, and this is the Lord of physical strength, so he's like the devil. So we believe once we die, we are presented in front of him. Then he shows all the good deed you have done throughout your life, whereas he shows you a bad deed. And he comes with a scale to weigh your good and bad. And according to your good and bad, if you have more good deeds, we believe that he guides you to heaven. Okay. And if not, he drags you to hell. So it's like the afterlife concept. The same way in Hinduism. Yes, sir, you're The same right. way in Hinduism. First, we write mantras on the paper and we wrote it inside this one. So when you spin it once, it has the benefit of chanting thousands of mantras at once. So when you see something like this, you can just give a clockwise spin. Like in a इस देश में आके कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में कमी निकालते हैं। खुशियों को ढूंढते ढूंढते हम खुद को ही खो देते हैं। इस जगह ने मुझे एक दूसरे तरीके से जीना सिखाया, सिंप्लिसिटी में जीना सिखाया। हम आज की इस ज़िंदगी में चीज़ों के पीछे सिर्फ भाग रहे हैं, हासिल शायद कुछ हो भी ना, लेकिन इस भाग दौड़ में हम जीना ही भूल चुके हैं। हमें कभी ना कभी थोड़ा रुक कर खुद से ये पूछना चाहिए कि इस दुनिया में हम खुश हैं भी कि नहीं।